हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही हमारा एक चैप्टर है। जो उत्तराखंड लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर मेंशन है। तो इसी चैप्टर से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी प्रिपरेशन के लिए रेगुलर हो जाएं। ओके, अगर सिलेक्शन चाहिए आपको अपना एक सीट रिज़र्व करनी है अपने लिए, तो दोस्तों प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस सभी ने पढ़ा हुआ है, थ्योरी सभी ने पढ़ी होगी। अब टाइम है हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिस करने का। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा जो सिलेक्शन होने का चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थ्योरी ही बार बार पढ़ते रहें। उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, अच्छी बात है, उसको भी हमें रिवाइज़ करना है थ्योरी को भी, बट उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस भी लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का सेशन है हमारा अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की, ऑप्शन ए है भूमिका है, बी उत्तरदायित्व है, सी जवाबदेही और डी कार्य है। तो अब कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या होता है? शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना, ऑप्शन ए है प्राचार्य का कार्य, बी प्राचार्य की भूमिका, सी प्राचार्य का उत्तरदायित्व या डी प्राचार्य की जवाबदेही। अब विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना ये क्या होता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर अनुशासनहीनता होती है क्लास में स्टूडेंट्स की, तो क्या होता है? ये प्राचार्य की जवाबदेही होती है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है। अब प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है प्राचार्य, बी सचिव, सी शिक्षक और डी इनमें से कोई नहीं। अब जो प्रबंधन समिति की यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उस बैठक में प्राचार्य का क्या ओहदा होता है, क्या पद होता है उसमें? तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सचिव होता है उसमें। ठीक है, प्राचार्य क्या होते हैं उसमें? सचिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, अनुशासित रूप है। अनुशासित रूप है, ऑप्शन ए है दमनात्मक, बी प्रभावात्मक, सी मुक्त्यात्मक और डी ये सभी। तो अनुशासित जो रूप है दमनात्मक भी है, प्रभावात्मक भी है और मुक्त्यात्मक भी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में असंतोष, बी छात्रों में वृद्धि, सी अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है, हमें ये बताना है कि छात्रों में जो असंतोष होता है वो अनुशासनहीनता का कारण है? नहीं। छात्रों में जो वृद्धि होती है छात्रों की संख्या में, वो अनुशासनहीनता का कारण है? जी नहीं, ये भी नहीं है। अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव, अब अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो पढ़ने में, तो ये भी अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। तो इन ऑप्शन में से कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ऑप्शन ए शिक्षा संगठन, बी शिक्षा प्रशासन, सी शिक्षा नियोजन और डी शिक्षा प्रबंधन। अब सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा संगठन। ओके, तो शिक्षा संगठन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य है?
अब हमें जब हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं या हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम उस अपॉर्चुनिटीज़ से हमें एक को चूज़ करना होता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना किसका लक्ष्य होता है? ऑप्शन ए शिक्षा नियोजन, बी शिक्षा पर्यवेक्षण एंड सी शिक्षा प्रशासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है इसका आंसर। तो क्या होगा वो? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा, शिक्षा नियोजन। वो ना टीचिंग मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, अब हमें उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो ये टीचिंग मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह की प्रक्रिया होती है, टीचिंग मैनेजमेंट का लक्ष्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार का नियोजन है? ऑप्शन ए है आधार स्तंभ नियोजन, बी क्षेत्र नियोजन, सी संस्थागत नियोजन और डी इनमें से कोई नहीं। अब जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नियोजन किस प्रकार का नियोजन होता है? तो वही संस्थागत नियोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संस्थागत नियोजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है? ऑप्शन ए सामरिक नियोजन, बी प्रबंधन नियोजन, सी आधार स्तंभ नियोजन एंड डी क्षेत्र नियोजन। तो इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सामरिक नियोजन जो है हमेशा दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अगर हमें 10+2+3 प्रणाली जैसे नए आविष्कार के प्रभाव में भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है डॉल्फिन तकनीक, बी डेल्फी तकनीक, सी डेजी तकनीक एंड डी डावर तकनीक। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी तकनीक का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी डेल्फी तकनीक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, किस प्रकार का संगठनात्मक परिवेश प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा मुक्त परिवेश, बी स्वायत्त परिवेश, सी पितृय परिवेश एंड डी है बंधित परिवेश। तो किस प्रकार का संगठनात्मक परिवेश है जो प्रधानाचार्य के निष्प्रभावी प्रयासों के नाम से चित्रित किया गया है? वो है हमारा पितृय परिवेश, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, पितृय परिवेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है? ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन, बी यूनेस्को, सी है हमारा भारतीय संविधान, डी मानवाधिकार संगठन। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? अब किसने शिक्षा को उत्तम विनियोग कहा है? तो यूनेस्को, जो कि बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13 क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्षेत्र है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा या डी ये सभी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसका कार्य क्षेत्र क्या है? उच्च शिक्षा है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मुदालिया कमीशन की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 1952 से 53, बी 1955 से 56, सी 1958 से 59, डी है 1961 से लेकर 1962। तो इन ऑप्शन में से हमें बताना है मुदालिया कमीशन की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1952 से 1953। ओके, मुदालिया कमीशन 1952 से 1953, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15 क्वेश्चन, किसने कहा था शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है हुमायूं कबीर, बी महात्मा गांधी, सी राधाकृष्णन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि शिक्षक जो है राष्ट्र के जो कल्याण है, राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? ठीक है, किसने बोला है? तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, राधाकृष्णन जी का ये स्टेटमेंट है कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्था कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी कोलकाता एंड डी भोपाल। तो इन ऑप्शन में हमें बताना है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था कहाँ है।
तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को की स्थापना की गई, कब की गई? ठीक है, ये थोड़ा सा कब की गई यहाँ पर, ओके, यहाँ पर कब की गई ये आएगा। तो ऑप्शंस है ए 1940, बी 1942, सी 1945 एंड डी 1950। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन बी 1942, यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1975, बी 1976, सी है 1980 एंड डी 1981। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर है 1976। ठीक है, 1976 हमारा यहाँ पर सही होगा कि शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? तो 42वां अमेंडमेंट था। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ओके, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1956 में किस समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है मुदालिर समिति, बी कोठारी समिति, सी राधाकृष्णन समिति एंड डी श्रीमाली समिति। तो इन ऑप्शन में से आंसर हमारा है ऑप्शन डी श्रीमाली समिति। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राविधिक परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, यह कितने मंडलों में विभक्त है? ऑप्शन ए है 5, बी 7, सी 9 एंड डी 11। तो कितने मंडलों में विभक्त है ये? 11। ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 7 मंडलों में विभक्त है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो वो नेक्स्ट सेशन में मैं अपलोड करूँगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप वाकई में उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपको MCQs लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड होता है, आज का सेशन का यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और फुल सेशन को अटेंड कीजिए, रेगुलर रही है। ठीक है, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा या 2 घंटा जितना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, तभी आप लोगों को आपके टॉपिक से रिलेटेड पूरा समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया या 2 दिन पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया, फिर आप उस टॉपिक पर आ रहे हो, ये चीज़ नहीं होगी। इससे आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखो और डेली उस चीज़ को पढ़ो जो भी आप पढ़ रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें जो सेशन हो रहा है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।